और कहां हालात कितने बदतर हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ से शिखा शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ रही है। हमारे साथ अवनीश कुमार लखनऊ से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंसर सर्जन डॉक्टर LM डारलोंग जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन पहले मैं शिखा आप पर रुक करना चाहूंगी। ग्राउंड जीरो पर वहां पर हालात क्या कह रहे हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरफ इशारा करता हुआ, किस तरह से जहरीली हवा से वहां पर निपटा जा रहा है, लोग कितने परेशान हैं, बताएं जरा। हमारे साथी ने बताया कि दिल्ली में हालात किस तरह से खराब हो चुके हैं। उसके साथ अगर बात करें NCR की, दिल्ली से लगता है हरियाणा की, तो वहां पर लगातार ऐसे आठ जैसे जिनको कहीं ना कहीं एक लेवल जो है बहुत बड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा एक लेवल जो बड़ा हुआ है वो है गुरुग्राम, मुरथल, जींद, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, कैथल, गोंडा और फरीदाबाद। लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद ये ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के बिल्कुल साथ लगते हैं। मुरथल जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है दिल्ली के साथ लगता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो हमें आसपास के एरिया में जो है वो देखने को मिल रहा है। और कल ही हरियाणा का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि जहाँ पे जो उस जिले के DCM के ऊपर ये ऑर्डर दिए गए थे कि उनको अपने स्कूल बंद करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो खुद देखेंगे। उनके अंदर कहीं ना कहीं सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत ये सारे एरिया हैं जिनका नाम जो है वो आया गया है। और कहीं ना कहीं जिंद और पानीपत के DC ने ऑर्डर दे दिए गए हैं कि किस क्लास तक स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे। सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम चंडीगढ़ में है और लगातार चंडीगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो बहुत ज्यादा है, पर्यावरण का पूरा ध्यान। लेकिन शिखा सवाल खड़ा होता है, ऐसी नौबत ही क्यों आती है? ये हर साल की कहानी है। हम हर साल के इन परिस्थितियों से सबक क्यों नहीं लेते हैं? और यहाँ पर आम आदमी पार्टी साफ तौर पर मनीष सिसोदिया खुलेआम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पराली जलाई गई, उसका खामियाजा ये कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, दिल्ली वालों का सांस लेना दुभर हो गया। कितने मामले सामने आए पराली जलाने के हरियाणा के अंदर, और क्या कोई एक्शन उनके खिलाफ हुआ है, नहीं हुआ है? हरियाणा कितना जिम्मेदार? देखिए, हरियाणा की ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है, पर शायद जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उनको ये नहीं दिख रहा कि हरियाणा में पराली जो है वो पंजाब में जलाई जा रही है, क्योंकि पंजाब से जो हवा आ रही है वो कहीं ना कहीं हरियाणा को प्रदूषित कर रही है। अगर बात करें हरियाणा सरकार की, तो लगातार उनके खिलाफ उनके विपक्ष जो हो गया, जब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया गया कि जो किसान पराली जलाएंगे 2 साल उनकी फसल जो है खरीद नहीं की जाएगी और उनको फसल के जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, यानी 3 सजाएं एक साथ जो है उनको दी जा रही है जो पराली जलाएंगे। और लगातार केसों जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और 3000 केसेस जो थे वो कुछ दिनों पहले तक थे, पर लगातार उसको घटाने की पूरी कोशिश जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है, पर पंजाब सरकार ने क्या कर रही है कुछ पता नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ठीक है, ऐसे में समझना जरूरी होगा। अवनीश, मैं आपका अब रुक करूंगी कि ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है या वाकई में उत्तर प्रदेश का भी योगदान है दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ पे जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा हुआ था। और वह खतरनाक स्तर से ऊपर था। लेकिन अगर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें या अवध क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे अभी खतरनाक स्तर हुआ नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले AQI जो है वह खतरनाक स्तर से ऊपर उठा था, लेकिन वह कंट्रोल हो गया। यानी साफ है कि अगर बात किया जाए पराली जलाने की, तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो लगातार जो है वो पंजाब और जो अन्य राज्य हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी। उस बैठक में साफ किया था कि जो पराली है उस पराली को जलाया न जाए। इसको लेकर लगातार देखा जा रहा है कि 3 से 4 साल पहले से ही काम हो रहा है। और यही वजह है कि जहां दीपावली के बाद लगातार जो है AQI उसका स्तर बिगड़ता है, वह खतरनाक स्तर के ऊपर होता है। उसका असर लखनऊ में भी दिखाई देता है और आसपास के जो जनपद हैं वहां भी दिखाई देता है। लेकिन इस साल कुछ राहत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में इसका असर दिखाई दिया। यानी साफ है कि कहीं न कहीं जो पूरा मामला है उसको कम जलाई गई हो उत्तर प्रदेश के अंदर कंपैरिजन की अगर हम बात करें। लेकिन जो दिवाली पर पटाखे फोड़े गए उस समय भी आम आदमी पार्टी चिल्ला रही थी कि भाई देखिए हमने तो हमारे यहाँ बैन लगा दिया था, लेकिन यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर जमकर आतिशबाजी हुई। और फिर कल को हमें मत कहिएगा कि ये सारा धुआं जब हमारे दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ेगा उसके बाद हमें ब्लेम मत करिएगा। इसके अलावा बार बार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बार बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हम देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस समय LM डारलोंग जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब,
ये हवा जहरीली कहूं या जिस स्तर पर अब पहुंच गई है जानलेवा कहूं? डेफिनेटली जब हवा जब डेंजरस। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये जहरीली हवा हाँ जी। कितनी खतरनाक, कितनी जानलेवा, मैं समझना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि जो जिस चलिए माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, जब तक मैं इसे दुरुस्त करवाती हूँ। अवनीश एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। अब चूंकि देखिए पराली जलाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और जो खटारा डीजल वाहन होते हैं, दिल्ली सरकार कह रही है हम तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं, लेकिन यूपी सरकार, हरियाणा सरकार सोई रहती है और अल्टीमेटली नतीजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। अल्टीमेटली फिर आम आदमी पार्टी को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। ऐसे में इस आरोप प्रत्यारोप का करे तो क्या करे? दिल्ली वालों के साथ साथ छोड़िए जरा गाजियाबाद, फरीदाबाद, यानी कि जो एनसीआर में भी लोग रह रहे हैं, वो भी कहां सांस ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि इसको रोकने के लिए लगातार जो है वो प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यह दावा शासन की ओर से हमेशा किया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो दीपावली के बाद जो स्थिति, वह स्थिति कहीं न कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़े तो बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में संतोषजनक रहा है। और यही वजह है कि जो AQI है वह करीब 2 से 3 दिन तक वह 300 के पार गया, उसके बाद उस स्थिति को संभाल लिया गया। यानी साफ बात है कि जो तस्वीर पेश की गई थी और लगातार जो आरोप लग रहे थे, उस आरोप पे विराम लगता है। अब चूंकि एनसीआर की बात करते हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या गाजियाबाद हो या मेरठ की बात करें, जो आसपास के जनपद है उनकी बात करें, तो वो दिल्ली से सटे हुए हैं। अगर दिल्ली में AQI 450 से ऊपर जाता है तो उसका असर आसपास के क्षेत्रों में रहता है, पूरे एनसीआर में रहता है। अब चूंकि सियासत है, पार्टियां हैं, वो अपनी सियासत जारी रखती हैं, लेकिन इसका जो है रोकथाम वो ज्यादा जरूरी है कि आखिर दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, वह सभी भारत का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत को स्वस्थ रखना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा, और उसी के क्रम में लगातार विभाग भी इस बात को कहता हुआ आ रहा है। अब चूंकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो प्रदूषण विभाग की तरफ से अपनी तरफ से जो कार्रवाइयां होती हैं उसको की जा रही हैं। अगर 2 साल पहले की तस्वीर बताएं, उत्तर प्रदेश में भी जो प्रदूषण है उसका मानक खतरनाक स्तर से ऊपर रहा और लंबे समय तक रहा, जिसको रोकने के लिए लगातार कई नियम लाए गए। शासन स्तर पर कई बैठकें हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकें की थी। जो भवन निर्माण हो रहे थे उन पर रोक लगा दिया गया, कई जगह पर्दे लगाए गए, पानी का छिड़काव किया गया। तो इस तरीके की तस्वीर जो दिल्ली में है वह उत्तर प्रदेश में भी देखी गई, लेकिन लगातार ये प्रयास रहा कि ये क्यों हो रहा है उसको सुधारा जाए और पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसको लेकर रही है। यही चिंता की बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। डारलोंग साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जानलेवा हवा, ये जहरीली हवा जिस हद तक खतरनाक हो चुकी है, क्या ऑप्शन अब हमारे सामने? कैसे बचे? जिए तो कैसे जिए? सांस ले तो कैसे ले? तो अभी तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है, स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो बंद किया है, वो तो मेन है कि मतलब एक्सपोजर ना रहे। अब बेसिकली घर के अंदर रहे। और एक और ऑप्शन है मास्क जो हम लोग पहले कोविड टाइम यूज करते थे, N95 मास्क, ठीक है, वो एक प्रिवेंटिव ऑप्शन है। लेकिन ये बेसिकली जिसको सांस की दमा जैसी बीमारी, COPD जो है, उनको काफी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सब एग्जर्वेट हो जाता है इस कंडीशन में जी, क्योंकि ये पोल्यूशन की वजह से। तो अभी बस ये कि प्रोटेक्शन लेना है, मतलब जितना पॉसिबल हो बाहर ना जाए। ये तो आपने सही कहा, जितना पॉसिबल हो बाहर ना जाए, इसीलिए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बड़े बुजुर्गों को भी मॉर्निंग वॉक पर जाने से मना कर दिया गया है कि आप घर में ही रहिए। लेकिन घर के अंदर और दफ्तरों के अंदर भी प्रदूषण की ये जो परत देखने को मिल रही है, इससे कैसे बचा जाए? एयर प्योरीफायर, और जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? हाँ, एयर प्योरीफायर एक ऑप्शन है। साथ में AC जो है बेसिकली वही है, AC मतलब उसके बराबर ही होगा एयर प्योरीफायर की तरह। जी, अच्छा, किस तरह की दिक्कत परेशानियां आती है सर? ये जहरीली हवा जब हमारे शरीर में जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां घेरती है? लंग्स पर कितना ज्यादा बुरा असर पड़ता है, बताइए जरा। लंग्स में ऐसा है कि इमीडिएट इफेक्ट ये है कि काफी लोगों को खांसी हो रहे होंगे, ड्राइनेस नाक में, आग में,
वगैरह हो रहे होंगे, जिसको सीओपीडी पहले से है, सांस की प्रॉब्लम जो है, उनका बेसिक दवाई जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक, किसी को भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें देखिए अगर देखोगे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर होगा ऐसे चीज में, तो फिर कैंसर से जुड़ा जाता है। हमें जानने मतलब कि पहले हम जानते थे कि मतलब स्मोकिंग की वजह से ही कैंसर होता है, लेकिन जो एयर पोल्यूशन जो होता है आजकल इसको हम लोग बोलते हैं स्मोक प्लस हेज, इसको जो बोलता है स्मोक हेज, जो PM 2.5 का काफी कंसंट्रेशन में होता है। इससे बॉडी में ना सेल्स, क्योंकि ये लंग्स के थ्रू जाके ब्लड सर्कुलेशन चले जाते हैं और बॉडी में म्यूटेशन करके लंग कैंसर। मैं यही जानना चाह रही हूँ सर, कि क्या ये जहरीली हवा हमें कैंसर की तरफ धकेल रही है? ना सिर्फ लंग कैंसर तो माने एक शुरुआत की तरह देखा जाए, और भी कैंसरों की चपेट में हम आ सकते हैं। 0.5 अगर एक्सपोजर ज्यादा होता है तो फिर आजकल नया स्टडी आ गया है कि वो सर्कुलेशन में जाते हैं, लंग्स के थ्रू जाते हैं, ब्लड में जाते हैं और बॉडी के अंदर ट्रिगर कर देते हैं म्यूटेशन। ये जो चीजें स्पेशली जो है फीमेल्स में होता है नॉन स्मोकर ग्रुप में, डेफिनेटली ये पोल्यूशन की वजह से। ऐसे में सर आजकल लोगों को एक और दिक्कत परेशानी हो रही है कि गला खराब होता है, तो ये गला खराब मौसम की वजह से, सीजन चेंज की वजह से या प्रदूषण की वजह से, ये कैसे पहचाना जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल दोनों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ना हवा में, जो पार्टिकुलेट्स है काफी ज्यादा हैवी है, उसके कारण क्या है बॉडी में पूरा इरिटेशन होता है। इसकी वजह से मतलब ये जो गले में जो प्रॉब्लम है वो सब है। ओनली ऑप्शन जो हमारा है बेसिकली प्रिवेंशन, मतलब आपको थोड़ा अवॉइड करना है, मास्क पहनना है अपनी तरफ से, एंड अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स सडनली फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, वो चीजें जो हमारा प्रिकॉशंस लेना है वही है। लेकिन हाँ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, उसकी वजह से जितना भी थ्रोट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये बढ़ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कोई होम रेमेडी सर आप बताना चाहें? क्योंकि देखिए जब गला खराब होता है तो कफ सिरप अमूमन लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे में प्रदूषण की वजह से अगर गला खराब हो रहा है, गले में दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई होम रेमेडी आप बताना चाहिए या फिर कैसे लोगों को इसे ट्रीट करना चाहिए? जाते जाते क्या कहेंगे सर? होम रेमेडी ऐसा है कि बेसिकली ल्यूकवार्म वाटर सब गर्गल कर सकते हैं। ठीक है, और ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, फिर गर्गल करना, एंड अवॉइड गेटिंग आउट फ्रॉम द हाउस as much as possible. If you have to go out तो फिर मास्क पहन के जाए। ठीक है, अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, हो सकता है कभी गर्मी हो जाए कभी ठंडा हो जाए, उसे अवॉइड करना है। टेम्परेचर जो मेंटेन, ठीक है, घर से बाहर निकलना अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा गागल करने की कोशिश करें, इस तरह से अपने गले को आराम पहुंचाने की कोशिश करें। ये कुछ होम रेमेडीज अपनाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश, इन ताज़ा तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, इन हालातों को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये जहरीली हवा, ये दमघोटू हवा गुजर जाए और एक बार फिर से हम खुली हवा में सांस ले पाए।